यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने केवल एक साधारण प्रिंटर और बारीकियों को पहचानने की तीक्ष्ण नज़र के बल पर पूरे राष्ट्र की वित्तीय व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। न तो उसने हिंसा का सहारा लिया और न ही धमकियों का, बल्कि उसने अपनी असाधारण फौजरी स्किल्स और चतुर रणनीतियों का इस्तेमाल कर कनाडा की अर्थव्यवस्था के हर हिस्से में सेंध लगा दी। विंडसर, ऑन्टेरियो के पास स्थित एक छोटे से शहर का यह सेल्फ टॉट युवक आखिर कैसे इतना कुख्यात जालसाज बन गया और कैसे उसने अपने साम्राज्य को खड़ा किया। यह व्यक्ति एक साधारण जिंदगी से उठकर न केवल एक व्यापक आपराधिक नेटवर्क तैयार करता है, बल्कि अपनी कुशलता से देश की मुद्रा प्रणाली को धोखा देने में भी सफल होता है। नकली नोट बनाने की इस कला में वह इतना एक्सपर्ट था कि उसकी बनाई नकली मुद्रा को असली नोटों से अलग कर पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इस प्रतिभाशाली जालसाज के गिरते साम्राज्य की कहानी भी उतनी ही रोमांचक है जितनी उसके उत्थान की। आखिर किन कारणों से उसकी योजनाएं विफल हुईं और उसे कानून के शिकंजे में आना पड़ा। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको कनाडा के सबसे कुख्यात जालसाज के उत्थान और पतन की इस रोमांचक और हैरत अंगेज दास्तान में गहराई तक ले चलने वाले हैं। काउंटरफिट करेंसी का अस्तित्व उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं करेंसी का। प्राचीन काल में जब कागजी नोटों का आविष्कार नहीं हुआ था, लोग व्यापार के लिए धातु के सिक्कों का उपयोग करते थे। ऐसा माना जाता है कि सिक्कों का प्रचलन लगभग 600 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। उस समय सोने और चांदी के सिक्कों में सस्ती धातुओं को मिलाकर उन्हें नकली बनाया जाता था। बाद में जब चीन में 13वीं शताब्दी में कागजी मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ, तब नकली नोटों की समस्या सामने आई। चीन में कागजी नोटों को शहतूत के पेड़ों की लकड़ी से बनाया जाता था और जालसाजी रोकने के लिए इन पेड़ों के जंगलों की कड़ी सुरक्षा की जाती थी। नकली नोट बनाने वालों के लिए सजा मौत तक निर्धारित थी। इसके बावजूद काउंटरफिट करेंसी का चलन जारी रहा। 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में काउंटरफिट करेंसी का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। वहां स्थानीय लोग नकली नोटों को थोक में बनाकर बेचते थे, जबकि लंदन में बसे आयरिश इमिग्रेंट्स इन नकली नोटों को चलाने में शामिल थे। चीन और इंग्लैंड की तरह कॉलोनियल अमेरिका और उसके बाद के अमेरिका में भी नकली मुद्रा को रोकने के प्रयास किए गए। हालांकि इस समस्या ने ऐसी गंभीर स्थिति पैदा कर दी कि प्रसिद्ध लेखक जॉन नील ने अनुमान के अनुसार 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में टोटल अमेरिकन करेंसी का लगभग आधा हिस्सा नकली था। कनाडा को न केवल अपनी करेंसी के नकली संस्करणों से लड़ना पड़ा, बल्कि अपने पड़ोसी देश अमेरिका की नकली मुद्रा के उत्पादन से भी निपटना पड़ा। अमेरिका के डॉलर के नकली नोटों के निर्माण के कई कारखाने कनाडा अमेरिका सीमा के पास, विशेष रूप से क्वेबेक और ओंटारियो में स्थित थे। ऐसे ही एक व्यक्ति थे जोसेफ बगदासेरियन, जिन्होंने 1990 के दशक में $100 के नकली नोट बनाकर $24 मिलियन से अधिक की नकली मुद्रा तैयार की। संभवतः जोसेफ जैसी कहानियों ने वेस्ली वेबर को भी नकली मुद्रा के अपराध जगत में कदम रखने के लिए प्रेरित किया। तो आखिर वेस्ली ने इस मुनाफे वाले आपराधिक साम्राज्य की शुरुआत कब की? आइए अब इसी की बात करते हैं। वेस्ली वेबर का जन्म 1974 में कनाडा के विंडसर, ऑन्टेरियो के दक्षिण में स्थित छोटे से कस्बे रिवर कनार्ड में हुआ था। उनका बचपन सामान्य था और उनके माता पिता ने हमेशा उनके एकेडमिक परस्यूट्स में उनका समर्थन किया। बचपन से ही वेस्ली को कंप्यूटरों में गहरी रुचि थी, जो आगे चलकर उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। हालांकि किशोरावस्था में वेस्ली को अपने इंट्रोवर्टेड नेचर के कारण सहपाठियों के बीच घुलने मिलने में कठिनाई हुई। सोशल एक्सेप्टेंस की कमी के कारण उन्होंने खुद को कंप्यूटरों की दुनिया में डुबो लिया। एल्गोरिदम और कोडिंग के माध्यम से उन्हें एक नया उद्देश्य मिला, लेकिन डिजिटल दुनिया के प्रति यह जुनून उन्हें अपने सहपाठियों के बीच और भी अलग थलग कर गया। सोशल एक्सेप्टेंस पाने और खुद को साबित करने के लिए वेस्ली ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अपने ही हाई स्कूल को लूटने की योजना बनाई। ये चोरी न केवल उनके लिए रोमांचक थी, बल्कि उनके सामाजिक रुतबे को भी बढ़ाने वाली थी। लेकिन यह घटना इतनी बड़ी बन गई कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में जगह मिली। स्थानीय अखबारों छपा में कि डिट्रॉइट के प्रोफेशनल चोरों ने स्कूल में घुसकर $2,70,000 की संपत्ति चुरा ली है। इस घटना ने वेस्ली के सामाजिक जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वह अचानक सबकी नजरों में आ गया और उसकी लोकप्रियता बढ़ गई। हालांकि ये तो बस उसकी आपराधिक गतिविधियों की शुरुआत थी। वेस्ली न केवल लोकप्रियता और सोशल एक्सेप्टेंस चाहता था, बल्कि वह अमीर भी बनना चाहता था।
धन कमाने की इसी लालसा ने घटनाओं की एक ऐतिहासिक श्रृंखला को जन्म दिया। वेस्ली ने नकली मुद्रा छापने की दुनिया में कदम किसी नौसिखिए की तरह नहीं रखा, बल्कि उसके पास पहले से ही नकली दस्तावेज बनाने का अनुभव था। उसने वेलफेयर कार्ड, चेक, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और गिफ्ट कार्ड तक नकली बनाकर अपना हुनर पक्का कर रखा था। इन्हीं जालसाजी के मामलों के कारण वेस्ली को 1997 में 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन वेस्ली एक भव्य जीवन जीना चाहता था और यह छोटी सी सजा उसे रोक नहीं पाई। नकली दस्तावेजों के साथ साथ उसने छोटे मोटे चोरी डकैती और गांजे के उत्पादन जैसे अवैध धंधों में भी कदम रखा। हालांकि उसका गांजे का व्यवसाय भी पुलिस द्वारा उजागर कर दिया गया। इस बार उसे जेल की सजा तो नहीं हुई, लेकिन उसे 18 महीने की नजरबंदी और 240 घंटे की सामुदायिक सेवा करनी पड़ी। लेकिन वेस्ली के सपने बड़े थे। वह जल्दी और सुरक्षित रूप से पैसा कमाने का कोई तरीका ढूंढ रहा था। तभी उसके दिमाग में काउंटरफिट करेंसी छापने का बदनाम विचार आया। बचपन से कंप्यूटरों के प्रति उसका जुनून और तकनीक का गहरा ज्ञान अब उसके सबसे बड़े हथियार बन गए थे। वेस्ली वेबर ने अपनी तकनीकी प्रतिभा से अपराध की दुनिया में बदलने का फैसला किया और यही वह क्षण था जब उसने काउंटरफिट करेंसी के गेम में कदम रखा। वेस्ली वेबर ने बचपन में $10 और $20 के नकली नोट छापने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार उसने बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया और $100 के नोटों की नकल बनाने की योजना बनाई। हालांकि उसकी प्रारंभिक कोशिशें विफल रहीं, क्योंकि नकली नोट असली मुद्रा से काफी अलग दिखते थे और कोई भी आसानी से पहचान सकता था कि वे नकली हैं। वेस्ली, जो एक भव्य जीवन जीने का सपना देख रहा था, उसके सामने अब नकली नोटों की कमियों को पहचान कर उन्हें सुधारना था और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने अपने नकली नोटों को स्कैन और स्टडी किया ताकि यह समझ सके कि वे कहाँ विफल हो रहे हैं। जांच के बाद उसे असली $100 के नोटों में 2 प्रमुख सुरक्षा विशेषताएं मिली जो उसके नकली नोटों में नहीं थी। पहला अंतर यह था कि असली नोट यूवी लाइट के नीचे नहीं चमकते थे, जबकि उसके नकली नोट चमकते थे। दूसरा अंतर सिक्योरिटी फॉयल का था। असली नोटों पर पॉलीमर डॉट्स और रंग बदलने वाला फॉयल था। इन समस्याओं को हल करने के लिए वेस्ली ने कनाडा और अमेरिका में पेपर, फॉयल और इंक विक्रेताओं से संपर्क करना शुरू किया। लंबी रिसर्च और परीक्षणों के बाद उसने ऐसे कंपोनेंट्स ढूंढ लिए जिनसे वह अपना साम्राज्य खड़ा कर सकता था। टॉप क्वालिटी मटेरियल मिलने के बावजूद वेस्ली ने प्रिंटिंग के लिए अपने साधारण इंकजेट प्रिंटर का उपयोग करने का निर्णय लिया। इस फैसले के पीछे कारण यह था कि यह प्रिंटर नकली $100 के नोटों की बेहतर कॉपीज बना सकता था, जो हाई एंड कॉपीज भी नहीं कर सकते थे। अब वेस्ली के लिए अंतिम कदम सभी कंपोनेंट्स को एक साथ लाकर प्रिंटिंग शुरू करना था। हालांकि इतनी बड़ी मात्रा में काउंटरफिट करेंसी बनाने के लिए उसे एक भरोसेमंद टीम की जरूरत थी, क्योंकि यह काम अकेले संभव नहीं था। उसने अपने ऑपरेशन को तेज करने और विविध कौशल लाने के लिए अतिरिक्त मदद की आवश्यकता महसूस की। अपनी प्रारंभिक विफलताओं के बाद वेस्ली अब अपने सपने को हकीकत में बदलने की राह पर था। उसने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने और नकली मुद्रा के गेम में खुद को स्थापित करने के लिए अपने सहयोगियों की तलाश शुरू कर दी। वेस्ली वेबर ने अपनी टीम में 3 लोगों को शामिल किया और वे सभी मिलकर एक अत्यधिक कुशल और संगठित समूह बन गए। टीम का पहला सदस्य डस्टिन था, जिसकी जिम्मेदारी नकली नोटों पर ऑप्टिकल सिक्योरिटी डिवाइस लगाने की थी। ये एक बेहद महत्वपूर्ण काम था, क्योंकि इसमें बारीकी और सावधानी की जरूरत थी। दूसरा सदस्य रायन हुदैर का काम नकली मुद्रा पर एक क्लियर कोटिंग लगाना था, जिससे इंक को सील कर नोटों की ऑथेंटिसिटी को बढ़ाया जा सके। तीसरे सदस्य एंथनी कब्रियल ने पूरे ऑपरेशन के विभिन्न पहलुओं की देखरेख की। उनकी सिंक्रोनाइज्ड और कुशल मेहनत का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने कनाडाई अधिकारियों द्वारा देखे गए अब तक के सबसे सोफिस्टिकेटेड और असली दिखने वाले $100 के नकली नोट तैयार किए। हालांकि यह प्रक्रिया उतनी आसान नहीं थी जितनी लगती है। सभी आवश्यक सामग्री और उपकरण तैयार हो चुके थे और वेस्ली की टीम पूरी तरह से काम के लिए तैयार थी। इसी के साथ कनाडा के इतिहास में सबसे कुख्यात व्हाइट कलर क्राइम्स में से एक की शुरुआत हुई। वेस्ली और उसकी टीम ने $100 के नोट के लिए टेम्पलेट को अत्यंत सावधानीपूर्वक डिजाइन किया, जिसमें सामने और पीछे के हिस्से को असली नोट के बिल्कुल समान बनाया गया। वे जानते थे कि अगर कोई भी बारीकी छूट गई तो पूरा ऑपरेशन विफल हो सकता है। नकली $100 के नोट को हूबहू असली जैसा दिखाना था, ताकि वह सुपरमार्केट जैसी साधारण जगहों से लेकर बैंकों में एडवांस्ड काउंटरफिट डिटेक्शन मेथड तक हर स्तर पर जांच में पास हो सके। वेस्ली और उसकी टीम को इस चुनौती का पूरा एहसास था, इसलिए उन्होंने ब्राइटनेस, शार्पनेस, सैचुरेशन
और कलर जैसी छोटी छोटी चीज़ों पर काम किया। नोट पर प्रिंट की गई इमेजेस को भी बिल्कुल सटीक रूप दिया गया। कई रातों की मेहनत के बाद वे आखिरकार एक ऐसा टेम्पलेट तैयार करने में सफल रहे जो लगभग असली $100 के नोट जैसा दिखता था। कोई अन्य जालसाज इस स्तर की सफलता पर संतुष्ट हो जाता, लेकिन वेस्ली सिर्फ कोई साधारण जालसाज नहीं था। वह एक परफेक्शनिस्ट था, इसलिए उसने यह सुनिश्चित किया कि नोट के हर हिस्से में न तो कोई कमी रहे और न ही कोई अनियमितता दिखाई दे। अपनी इसी प्रवृत्ति के चलते उसने और उसकी टीम ने यह भी पाया कि उनके नकली नोट में एक महत्वपूर्ण विशेषता की कमी थी: ऑप्टिकल सिक्योरिटी डिवाइस। वेस्ली वेबर और उसकी टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती असली नोटों पर मौजूद ऑप्टिकल सिक्योरिटी डिवाइस की कॉपी करना थी, जो एक विशेष प्रकार की फॉयल थी जो नोट को झुकाने पर रंग बदलती थी। इस सुरक्षा फीचर को हूबहू नकल करना एक असाधारण चुनौती थी, जिसके लिए उन्हें एक अनूठे समाधान की जरूरत थी। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या यह थी कि वेस्ली का पूरा ऑपरेशन ही अवैध था, इसलिए वह खुलकर किसी विशेषज्ञ से मदद नहीं मांग सकता था। उसे इस समस्या का हल खुद ही निकालना था, और उसने निकाला भी। सबसे पहले उसने बाजार से आवश्यक सामग्री जुटाने का फैसला किया। इसके लिए वेस्ली ने खुद को प्रो कस्टम ग्राफिक्स नामक एक कंपनी का सीईओ बताकर कई फॉयल निर्माता कंपनियों से संपर्क किया। अपनी धोखाधड़ी भरी लेकिन प्रभावशाली संवाद क्षमता के कारण वह जरूरी सामग्री प्राप्त करने में सफल रहा, जिसकी उसे जरूरत थी। हालांकि काम यहीं खत्म नहीं हुआ था। अब वेस्ली और उसकी टीम को असली नोटों की तरह सिक्योरिटी फीचर को सटीक रूप से तैयार करना था। वेस्ली अपने पैसे कमाने के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध था, और उसने इस समस्या का हल भी खोज लिया। उसकी इंजेन्युइटी और रिसोर्सफुलनेस का प्रभावी उपयोग देखकर उसके साथी भी प्रभावित हुए। वेस्ली की चतुराई और कानूनी व गैर कानूनी दुनिया के बीच कुशलता से संतुलन बनाने की क्षमता ने उसे इस पूरे मनी मेकिंग ऑपरेशन का मास्टरमाइंड बना दिया। अब तक की सभी प्रमुख समस्याओं का समाधान हो चुका था, और चारों व्यक्ति नकली नोट छापने का काम शुरू करने के लिए तैयार थे। और कहते हैं कि लालच एक अंतहीन गड्ढा है। यह बात वेस्ली और उसके साथियों पर पूरी तरह लागू होती है। दिन ब दिन बढ़ते लालच के साथ उन्होंने और अधिक मुनाफे की चाहत में नकली नोटों का उत्पादन जारी रखा। वे अपने काम के परिणामों के बारे में अच्छी तरह जानते थे, फिर भी नकली नोटों का उत्पादन अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया, क्योंकि लालच ने उन्हें पूरी तरह से अंधा कर दिया था। जो ऑपरेशन एक स्मॉल स्केल गिग के रूप में शुरू हुआ था, वह जल्द ही एक बड़े पैमाने का मनी मेकिंग बिजनेस बन गया। इस अपराध में इस्तेमाल किए गए उपकरणों को अपग्रेड और अधिक एडवांस्ड सॉफ्टवेयर खरीदे गए, ताकि नकली नोटों की एफिशिएंसी और ऑथेंटिसिटी को और बेहतर किया जा सके। ऑपरेशन शुरू होने के कुछ ही हफ्तों में यह समूह एक ही बार में $1 लाख के नकली नोट तैयार करने में सक्षम हो गया, जिसमें एक हाइड्रोलिक लेजर पेपर कटर का महत्वपूर्ण योगदान था। वेस्ली वेबर यह जानता था कि अगर उसकी नकली मुद्रा को असली नोटों में बिना पकड़े मिलाना है, तो दोनों को दिखने में बिल्कुल समान होना चाहिए। लेकिन असली मुद्रा के समान नकली नोट तैयार करना आसान नहीं था, क्योंकि असली नोटों में उपयोग के बाद आने वाली घिसावट और रगड़ उनकी प्रामाणिकता को दर्शाता है। यह चुनौती और भी कठिन थी, क्योंकि नकली नोटों को बिना किसी गलती के हर स्तर की जांच में पास होना जरूरी था। फिर भी वेस्ली के पास हर समस्या का हल था। उसने पुराने और इस्तेमाल किए हुए नोटों जैसा दिखने के लिए अपनी नकली मुद्रा को भी थोड़ी घिसावट और प्रामाणिकता का एहसास देने का तरीका खोज लिया। ये उसके अपराधी दिमाग की चालाकी और दक्षता का एक और प्रमाण था। इस समस्या का समाधान करने के लिए वेस्ली वेबर और उसकी टीम ने एक चतुर तरीका अपनाया। उन्होंने नए छपे हुए नकली नोटों को एक ड्रायर में क्ले पोकर चिप्स के साथ डाला और लगभग 11 मिनट तक उन्हें घुमाया। इस प्रक्रिया के बाद नोटों में हल्की घिसावट और पुराना लुक आ गया, जिससे वे असली मुद्रा जैसे दिखने लगे। इसके बाद इन नकली नोटों को बाजार में परखने का समय आया, और परिणाम वेस्ली और उसकी टीम के लिए चौंकाने वाले थे। ये नकली नोट असली नोटों की तरह ही दिखते और महसूस होते थे, जिससे किसी को भी उनकी प्रामाणिकता पर शक नहीं हुआ। वेस्ली, एंथनी, डस्टिन और रायन को ऐसा लगा जैसे वे अपार संपत्ति के शिखर पर पहुंच गए हों। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यही लालच और महत्वाकांक्षा जल्द ही उन्हें बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी। यही वह मोड़ था जहां कनाडा के सबसे बड़े नकली नोट घोटाले की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। जैसे जैसे यह नकली नोटों का कारोबार बढ़ता गया, वैसे वैसे टीम के सदस्यों की खर्च करने की आदतें भी बदलने लगी।
चारों सदस्य अब ऐसी शानदार और भव्य जिंदगी जीने लगे जिसका उन्होंने पहले कभी सपना भी नहीं देखा था। महंगी गाड़ियां, डिजाइनर कपड़े और भव्य खरीदारी उनकी नई पहचान बन गई थी। ये नया जीवन उनकी अवैध गतिविधियों से होने वाली भारी कमाई का नतीजा था। वेस्ली, जो इस ऑपरेशन का लीडर था, उसने भी अपनी टीम की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जीनी शुरू कर दी। वह अपनी नई समृद्धि के रोमांच में इतना डूब गया कि वह अक्सर 20-20 घंटे तक जागता रहता और अधिकतर समय खरीदारी में बिताता। वेस्ली को लग्जरी कारों का खास शौक था और उसकी अवैध कमाई ने उसे असीमित खरीदारी की ताकत दी। लेकिन कई बार प्यार और जुनून इंसान की सोचने समझने की शक्ति को धुंधला कर देते हैं, और वेस्ली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पैसे की बारिश होते ही वेस्ली ने एक टॉप क्लास मस्टैंग कोबरा खरीदी, क्योंकि यह उसकी पसंदीदा कार थी। उसने कार को हाई एंड मॉडिफिकेशन के साथ कस्टमाइज करने की योजना बनाई, जिससे यह उसकी सफलता का प्रतीक बन सके। लेकिन यहीं पर उसने एक ऐसी गलती कर दी जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वेस्ली ने अपनी मस्टैंग के पहियों के लिए खास रिम्स लगवाने का फैसला किया और इसके लिए वह एक डीलर के पास गया। जब भुगतान करने का समय आया तो वेस्ली ने नकली नोटों से भुगतान करने का फैसला किया। हालांकि डीलर ने नोटों की जांच के दौरान उन पर संदेह किया, क्योंकि कई नोटों पर एक ही सीरियल नंबर छपा हुआ था। ये वह क्षण था जिसने वेस्ली वेबर के नकली नोट साम्राज्य के पतन की नींव रख दी। डीलर ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को नकली नोटों की सूचना दी, लेकिन डीलर को यह अंदाजा नहीं था कि उसने कनाडा के सबसे कुख्यात सफेदपोश अपराधियों में से एक के खिलाफ न्याय की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज तुरंत सतर्क हो गई। इस ऑपरेशन का समय बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि नकली नोटों का गिरोह अपने उत्पादन की चरम सीमा पर था। चारों सदस्य रिकॉर्ड स्तर पर $100 के नकली नोट छाप रहे थे, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि वेस्ली वेबर का अवैध साम्राज्य और भी तेजी से फैलने वाला था। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना था कि वे इससे पहले कार्रवाई कर गिरोह को रोक सकें। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने जब वेस्ली वेबर और उसकी टीम के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा कर लिए तो उन्होंने सर्च वारंट के साथ उस स्थान पर छापा मारा जहां नकली नोटों का यह पूरा ऑपरेशन चल रहा था। अधिकारियों ने वेस्ली के हर कदम को पेशेवर ढंग से बारीकी से देखा था और अब अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ने का समय आ गया था। जब अधिकारी उस इमारत में दाखिल हुए जहां यह अवैध व्यवसाय संचालित हो रहा था, तो वहां का दृश्य देखकर वे हैरान और स्तब्ध रह गए। पूरा कमरा नकली नोटों से भरा हुआ था, जो टेबलों और उपकरणों पर बिखरे पड़े थे। वहां करीब $2.5 लाख के नकली नोट खुलेआम मौजूद थे, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि वेस्ली का यह अवैध व्यापार अपने चरम पर था। 4 सदस्यीय नकली नोटों के गिरोह को इस छापे की कोई भनक नहीं थी। वे इतने व्यस्त थे नकली पैसे छापने और अपनी आलीशान जिंदगी का आनंद लेने में कि यह छापा उनके लिए एकदम अप्रत्याशित साबित हुआ। गिरोह के 2 सदस्य तो छापे के समय अपने हाथों पर सोने के पेंट के निशान के साथ पकड़े गए, जो इस बात का सबूत था कि वे उस वक्त नकली नोटों पर काम कर रहे थे। लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स के लिए ये एक बड़ी सफलता थी, जिसने उन्हें अपराध करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था। इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए अधिकारियों ने काफी मेहनत की थी और उनकी सारी मेहनत अब रंग लाई थी। वेस्ली वेबर और उसकी टीम, जो लगातार अधिकारियों से बचने की कोशिश कर रही थी, आखिरकार हिरासत में ले ली गई और उन्हें अपने अपराधों के लिए कड़ी सजा का सामना करना पड़ा। जब कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ी तो यह स्पष्ट हो गया कि रायन, डस्टिन और एंथनी ने इस पूरे नकली नोटों के साम्राज्य को खड़ा करने में उतनी बड़ी भूमिका नहीं निभाई थी जितनी वेस्ली ने निभाई थी। इसलिए अदालत ने प्रत्येक सदस्य को उनके अपराध के अनुसार सजा सुनाई। एंथनी कब्रियल, रायन हुडैर और डस्टिन को नकली पैसे छापने के इस अवैध ऑपरेशन में उनकी भूमिका के लिए 2-2 साल की जेल की सजा सुनाई गई। वहीं वेस्ली वेबर, जो इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था, उसने अपने अपराधों को कबूल किया और उसे 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। वेस्ली की गिरफ्तारी और सजा ने उन सभी लोगों को एक कड़ा संदेश दिया जो नकली नोटों को छापने या वेस्ली की इस साहसी योजना की नकल करने की सोच रहे थे। वेस्ली वेबर और उसके साथियों की गिरफ्तारी ने कनाडा के सबसे सोफिस्टिकेटेड काउंटरफिटिंग ऑपरेशन का अंत कर दिया। अधिकारियों ने छापे के दौरान $2.5 लाख से अधिक के नकली नोटों के साथ साथ वे उपकरण और सामग्री भी जब्त कर ली, जिनकी मदद से लाखों और नकली नोट बनाए जा सकते थे। इस घटना ने काउंटरफिट करेंसी के अवैध निर्माण के खिलाफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की सतर्कता और दृढ़ संकल्प को साबित किया, और वेस्ली वेबर की गिरफ्तारी ने अपराध की दुनिया को एक स्पष्ट चेतावनी दी कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं
और अपराधियों को उनके किए की सजा जरूर मिलती है। यह अवैध गतिविधि कनाडा के बाजार में नकली मुद्रा की बाढ़ ला चुकी थी, जिससे व्यवसायों को भारी वित्तीय नुकसान झेलना पड़ा और कनाडा की मुद्रा की इंटीग्रिटी को भी खतरा हुआ। हालांकि सफेद पोश अपराधी जेल में अपने गैर कानूनी कार्यों के परिणाम भुगत रहा था, लेकिन वह अब भी बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था, चाहे वह कानूनी हो या गैर कानूनी। जेल में 5 साल बिताने के बाद वेबर अगस्त 2006 में रिहा हुआ। वह ओंटारियो के रिचमंड हिल में चला गया और फोन बेचने का काम शुरू किया। ये बात ठीक नहीं लगती कि जो व्यक्ति कुछ साल पहले नकली मुद्रा छाप रहा था, वह अचानक फोन बेचने का धंधा करने लगे। हालांकि फोन का व्यवसाय वेस्ली का लॉन्ग टर्म प्लान नहीं था। जेल में रहते हुए वेस्ली ने मार्केट ट्रेडिंग के बारे में सीखा और ओंटारियो में बसने और फोन बेचने के बाद उसने एक कंसल्टिंग फर्म गोल्डब्रिज फाइनेंशियल इनकॉर्पोरेटेड की स्थापना की। इस फर्म की खासियत ये थी कि यह बिना पंजीकरण के वित्तीय सेवाएं प्रदान करती थी। इसके अलावा वेस्ली ने एक डिजिटल करेंसी स्टार्टअप कंपनी भी शुरू की, लेकिन वह इस कंपनी का अकेला मालिक नहीं था। उसकी पत्नी मिशेल कैम कंपनी की सह संस्थापक थी। इस कंपनी क्रिप्टेक्स ने डिजिटल क्रिप्टो करेंसी को स्टोर और ट्रेड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम किया। वेस्ले को पता था कि उसके दागी अतीत के कारण वह कंपनी को पब्लिक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं कर पाएगा और इन्वेस्टर्स से फंड नहीं जुटा पाएगा। इसलिए उसने अपनी तेज दिमाग का उपयोग किया और 2011 में वेस्ली कैम नाम के एक अलास नेम से कंपनी को पब्लिक एक्सचेंज पर लिस्ट करने की कोशिश की। लेकिन 2011 में ओंटारियो सिक्योरिटीज कमीशन OSC ने पता लगाया कि वेस्ली बिना पंजीकरण के इन्वेस्टमेंट एडवाइजिंग और स्टॉक ट्रेडिंग में लगा हुआ था, जो दोनों ही कानून का उल्लंघन थे। वेस्ली को OSC द्वारा ट्रेडिंग पर लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया और उसे 90 दिनों की जेल और 2 साल की प्रोबेशन की सजा सुनाई गई। लेकिन यह केवल ट्रेडिंग ही नहीं थी जिसने वेस्ली को व्यस्त रखा। जेल से रिहा होने के बाद वेस्ली ने फिर से मैरिजुआना उगाने में रुचि ली। पहले उसने अपने घर के तहखाने में मैरिजुआना उगाया था और 2010 में उसने इसे एक अन्य किसान की जमीन पर उगाया। 2017 में उसने टोरंटो की लाइसेंसिंग और स्टैंडर्ड्स कमेटी के सामने शहर के काउंसलर्स की मौजूदगी में मैरिजुआना पर भाषण भी दिया। अपने भाषण में वेस्ली वेबर, जो उस समय जेफ मरी नाम के एलियस नाम का उपयोग कर रहे था, उसने काउंसलर्स को यह रिकमेंडेशंस दी कि कैनबिस प्रतिष्ठानों को कैसे रेगुलेट किया जाना चाहिए। इसके 1 साल बाद अक्टूबर 2018 में कैनबिस एक्ट के तहत कनाडा में रिक्रिएशनल पर्पसेस के उद्देश्य से मैरिजुआना के उपयोग को लीगल बना दिया गया। वेस्ली वेबर का नाम हमेशा कनाडा के इतिहास के सबसे बड़े काउंटरफिट करेंसी घोटालों में से एक से जुड़ा रहेगा। उनकी टेक्निकल एक्सपर्टाइज, मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल और पूर्णता की निरंतर खोज ने लगभग कनाडा की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया था। वास्तव में उनके नकली $100 के नोट इतने वास्तविक जैसे थे कि पुलिस कॉलेजेस इन्हें ट्रेनी ऑफिसर्स को फ्रॉड और काउंटरफिटिंग के बारे में सिखाने के लिए दिखाने लगे। वेस्ली की कहानी इस बात का सबक है कि बुद्धिमत्ता, मेहनत और दृढ़ संकल्प का उपयोग हमेशा रचनात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। जब इन गुणों का उपयोग आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जाता है तो परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। वेस्ली की प्रतिभा और क्षमताओं का उपयोग कई वैध क्षेत्रों में बेहतर तरीके से किया जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने अपराध का रास्ता चुना। एक साधारण कंप्यूटर गीक से काउंटरफिट करेंसी बनाने वाले अपराधी में उनके रूपांतरण की कहानी यह याद दिलाती है कि क्विक वेल्थ के लालच में व्यक्ति की सोच पर धुंध छा जाती है और उसे जीवन बदलने वाले निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देती है। वेस्ली वेबर के नकली मुद्रा साम्राज्य का पतन इसलिए हुआ क्योंकि वे और उनके सहयोगी हमेशा उससे अधिक चाहते थे जो उनके पास था। वेस्ली की लग्जरी लाइफस्टाइल की चाह ने उन्हें लापरवाह गलतियां करने पर मजबूर कर दिया, जो अंततः उनके पतन का कारण बनी। उनकी कहानी यह याद दिलाती है कि किसी व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियां भारी कीमत के साथ आती हैं, जिसे जल्दी या देर से चुकाना ही पड़ता है।